पेपर, मशहूर फिल्म निर्माता जगन्नाथ जी की हत्या। पेपर पेपर। अभी अभी खबर मिली है, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर जगन्नाथ जी की उन्हीं के गेस्ट हाउस में हत्या हो गई है। मैम, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस केस में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को अरेस्ट करके रिमांड में ले लिया है। पुलिस उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने ये हत्या क्यों की। जगन्नाथ जी की कोई भी फिल्में अभी तक ठीक से नहीं चल पाई थी। हाल ही में उनकी एक फिल्म को कामयाबी मिली थी जिसका फंक्शन उन्होंने अपने गेस्ट हाउस में रखा था, लेकिन उसी गेस्ट हाउस में उनकी हत्या हो गई है। उनकी हत्या होने के बाद उनके भाई नरेंद्र राव जी से हमने मिलने की कोशिश की और साथ ही उस फिल्म की मशहूर हीरोइन सुरेखा जी से भी हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हमें नहीं मिल पाए। अभी तक उनके खून की असली वजह नहीं पता चली है। पुलिस से भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हाय प्रसाद। हाय, सॉरी, तुम्हारे यहाँ आने की वजह मैं समझ नहीं पाया। एक्चुअली मैं आपसे खास बात करने यहाँ आई हूँ। श्योर, आइए, कम। सॉरी, बिना फोन किए ही आ गई। कोई बात नहीं, बोलिए। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या उससे पीछा छुड़ाना है, यही ना? किसी भी तरह आपको उसे बचाना ही होगा। ये क्या कह रही है? सडनली ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। आदि कैसा इंसान है ये मैं जानती हूँ। वो किसी को मार नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये कैसे कह सकती हो तुम? वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत एनकरेज किया है। सच कहूँ तो मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ उसी की बदौलत है। लेकिन पुलिस तो कहती है कि उसे रेड हैंड पकड़ा गया। ऑफ कोर्स, वहाँ पर क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानती, पर आदि निर्दोष है, मुझे विश्वास है। देखो, ऐसा तुम मान सकती हो, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानेंगे। आप कितने लोगों से मिले होंगे, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है ये उनकी बातों से समझ जाते होंगे। लेकिन आदि को मैं वर्षों से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ एक बार आदि से मिल लीजिए आप। उसके बाद वो गुनहगार है या बेगुनाह है इसका फैसला कर लीजिएगा। प्लीज एक बार मिल लीजिए उससे। मेरा नाम प्रसाद है, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। मेरा कोई लॉयर नहीं है। सुरेखा ने भेजा है मुझे। वैसे तुमने ये मर्डर क्यों किया? मर्डर मैंने नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे ऊपर कोई पुलिस केस हुआ है क्या? नहीं सर। प्लीज मुझे सर कह के मत बुलाओ, प्रसाद बुला सकते हो। ठीक है। तुम्हें बात करने में कोई तकलीफ है? ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा लग रहा है सर। ये देखो, तुमने फिर से सर कहा। सॉरी प्रसाद। ठीक है, तुमने सच में किसी का खून नहीं किया है? मैं जगन्नाथ जी का खून कर सकता हूँ क्या? वो इंसान मेरे लिए जान से प्यारे थे, और कोई अपनी ही जान लेता है क्या? उनके चले जाने के बाद मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई है। मतलब उन्हें मारने का ख्याल तुम्हारे दिल में कभी नहीं आया? यही सवाल मुझसे एक दो लोगों ने और पूछा था। अच्छा ये बताओ, तुम उस प्रोड्यूसर से मिलने उस दिन क्यों गए थे? मेरी अगली फिल्म के लिए उनके साथ स्टोरी डिस्कशन करने गया था। हॉल में इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद उनसे मिलने गया तो उनको खून में लथपथ पाया। वो वहीं ज़मीन पर पड़े हुए थे। मेरे जाने से पहले कोई उन्हें मारकर जा चुका था। मारकर जा चुका था? कौन हो सकता है वो? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं जानता। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या कहा नहीं पता? या तुम उस दिन के इंसिडेंट को भूल चुके हो? सॉरी प्रसाद, मुझे कभी कभार ऐसा होता रहता है। जब टेंशन में होता हूँ तो आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। खून से लथपथ उनकी लाश को देखने के बाद मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ क्या तुम्हें सच में नहीं पता? वो सारी बातें भूल गया, ये तो आश्चर्य की बात है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है और मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद को ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि वो बहुत चालाक इंसान है। मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसकी आंखों में वो बेगुनाह है ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दी। तुम्हें तो इंसानों की बहुत परख है, फिर भी नहीं पहचान पाए? गुनहगार को सजा दिलाना जितना अहम है उतना ही अहम है उस लड़की से किए वादे को निभाना। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा को फोन करो। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ होगा तब उसका दिमाग फ्यूज स्टेज में चला गया होगा। फ्यूज स्टेज में? हाँ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है ये। ब्रेन में किसी तरह का डिफेक्ट हो या कोई डिजीज हो, इंसान कुछ भी करे, वो करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसी लक्षण को फ्यूज स्टेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग नींद में
एक जगह से दूसरी जगह बेहोशी की हालत में चलते हैं, लेकिन कैसे और कब वो वहाँ पहुँचे थे ये उन्हें याद नहीं रहता। ऐसे पेशेंट्स होश में आने के बाद सही स्टेज में आ जाते हैं। जब दौरे पड़ते हैं उनके साथ क्या हो रहा है या फिर उन्होंने क्या किया उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इस केस में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, बेशक मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू। क्या बात है यार, इस वक्त तुम मुझे यहाँ ले आए? मैंने कहा था ना, हाँ। वो लड़की कुछ ही देर में अंदर से बाहर आने वाली है। हाँ। उसका नंबर मिल गया तो समझ लो लाइफ सेट हो गई अपनी। भाई हाँ बोल। लगता है ये बहुत पैसे वाली है। होने देना, अगर वो हमें मिल गई तो दोनों 50-50 एडजस्ट कर लेंगे। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे अभी के अभी चाहिए। पैसे लेने के लिए मैं आया हूँ। गाड़ी क्या है कि मेरी गाड़ी में बैटरी का प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी, यस, मैं एक बार कार के दरवाजे को खोलने के लिए ट्राई करूँ? या श्योर। वाह, लगता है आपके हाथों में जादू है। अरे हाँ, मेरा दोस्त तो बचपन से ही बहुत होशियार है। ओके, दरअसल मुझे जुबली हिल्स जाना था, लेकिन वो इफ यू डोंट माइंड। हाँ, आप मुझे अपने साथ ले चलना चाहते हैं, राइट? विद प्लेजर। प्लीज। और तुम? गाड़ी ठीक होती है मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। हाँ ठीक है, ओके। मेरा ड्राइवर है। ये कैमरा मैं अपने लिए सेट कर रही हूँ, जरूरत पड़े तो बाद में इसे देखकर स्टडी करने के लिए। ओके, कुछ भी बताओ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे पिता क्या करते थे या तुम्हारे गांव के बारे में कुछ? मेरे पापा हमारे गांव के एक स्टेज डायरेक्टर थे और ड्रामा करने के लिए वो कहीं भी जाते थे। मैं भी उनके साथ जाता था और उनका ड्रामा देखा करता था। उनकी लिखी हुई कहानी और ड्रामा मुझे बहुत पसंद था। मैं कुछ बन जाऊं उससे पहले ही वो दुनिया छोड़कर चले गए और अपने पिता की मौत का गम भुलाने के लिए मैं लाइब्रेरी जाता था, पुस्तकें पढ़ता था। अपनी जिंदगी के कुछ पल मैंने वहीं पर गुजारे। जब मम्मी की याद सताती तो मैं सोचता वो कैसी होंगी, कुछ खाती पीती होंगी भी या नहीं। यही सोचकर कुछ पल उनके साथ गुजारता, लेकिन जल्दी उनका आंचल भी छूट गया और मैं एक बार फिर गम में डूब गया। आई एम सॉरी। मुझे ये बताओ कि कोई भी इंसिडेंट तुम्हारे सामने होता है तो तुम उसे भूल जाते हो। ये सिम्टम्स तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें कब पता चला? जब माँ का देहांत हुआ तो हमारे पड़ोस में जो था मेरा उसे झगड़ा हुआ था। उन्होंने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया था। कुछ दिनों के बाद वो भी चल बसे। एक बीमारी ने उनकी जान ले ली। तब सभी लोग कहने लगे, अभी अभी तेरी माँ का देहांत हुआ है और तू खेल रहा है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ नहीं है। जब मेरे पड़ोसी मुझे इलाज के लिए ले गए तब पता चला। नो डाउट किसी भी सूरत में इस केस को मैं ही जीतूंगा। हर बार आप यही कहते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आप ऐसा क्यों कहते मैंने हैं? कहा ना मैं ही जीतूंगा, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो जीत गए तो? अरे भैया, वकील तुम हो या मैं हूँ, मेरे केस का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? तुम एक काम करो, माइक हाथ में लेकर बाहर जो भीड़ है उसके साथ खड़े ये आप रहो। कैसी बातें कर रहे हैं? अब चुप भी हो जाओ भाई। सर, आप मानते हैं कि ये मर्डर आदि ने नहीं किया है? विश्वास के बिना केस हाथ में क्यों लेता मैं? आनंद राव जी का कहना है कि ये केस वो जीतेंगे। ये उनका विश्वास है। ओके, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, मैंने बोला ना। शुरू कीजिए। इस केस का बहस शुरू होने से पहले मर्डर के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने के लिए मैं इस अदालत से परमिशन चाहता हूं। इन फोटोग्राफ्स को दिखाने के पीछे एक वजह है योर ऑनर। बिल्कुल वजह है।
ये मर्डर किस तरह से किया गया है ये दिखाकर मेरे क्लाइंट से उल्टे सीधे सवाल करके उसे उलझाने के लिए इस फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। Am I right, पीपी जी? मेरी बातों को काट कर मुझे उलझाना चाहते हो तुम? इन फोटोग्राफ्स के अलावा और कोई गवाह है आपके पास? डॉक्टर साहब, इस हत्या की रिपोर्ट के बारे में आप कोर्ट को जरा बताइए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार किसी धार वाले हथियार से उन पर कई बार वार किया गया, जिनसे उनकी मौत हो गई। तो आपके हिसाब से उनकी हत्या कातिल ने लेफ्ट साइड से किया या राइट साइड से? बॉडी पर पड़े निशानों से लगता है कि उन पर लेफ्ट साइड से ही कई बार वार किया गया था। मतलब साफ है उनकी हत्या लेफ्ट साइड से हुई। देखिए डॉक्टर साहब, अगर कोई किसी का खून करना चाहे तो वो अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड में बार बार वार करे तो घाव ऐसा हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता, बताइए। आप समझ कुछ और रहे हैं, लेकिन मैं कहना कुछ और चाहता हूँ पीपी जी। बताइए डॉक्टर, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? शायद मेरे हिसाब से तो आप बताना नहीं चाहते? अरे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि खून हुआ या नहीं। सॉरी, ये आर्गुमेंट आपने स्टार्ट किया है मिस्टर पीपी। जब आप घटनास्थल पर पहुंचे तब आपने वहां क्या देखा? आप ये बात कोर्ट को बताइए। जब मैं घटनास्थल पे पहुंचा तो देखा जगन्नाथ जी खून से लथपथ थे। जिस चाकू से हत्या हुई थी, क्या वो चाकू आपको वहां मिला? नहीं। कैसे मिलता? खूनी फरार जो हो चुका था। ओके, चलिए मान लेते हैं। एक बात बताइए, जिस समय खून हुआ उस वक्त वहां कोई तीसरा भी व्यक्ति था, ऐसा भी तो हो सकता है। वहां पे कोई तीसरा आदमी था? हमें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला। वहां कोई तीसरा था ऐसा कोई सबूत आपको मिला क्या? ठीक है, मेरे क्लाइंट के खून करने की वजह क्या है? क्या ऐसा कोई सबूत मिला आपको? नहीं। नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी खून हो गया। हर हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। आज हमारी बहस का मुद्दा सिर्फ ये केस नहीं है। आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि इतनी भयानक हत्या होने के बावजूद एफआईआर में इस हत्या के पीछे ना तो कोई रीजन है, ना कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को होगी। थैंक यू सरिका। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम थैंक यू कह रहे हो? मैंने सोचा था इस संसार में मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम हो, मेरे लिए यही बहुत है। आदि, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, ठीक है ना?